Hello everyone, this is Dipanjali and I welcome you all on my YouTube channel Study Time India. बच्चों प्रीवियस वीडियोस में हमने न्यूटन के लॉज ऑफ मोशन को डिस्कस किया था. आई होप आप सबको क्लियर हो गया होगा. जिसने भी वो वीडियोस अभी तक नहीं देखे हैं आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं. साथ ही साथ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से उनको देख लीजिएगा. आज हम लोग शुरू करते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक and that is law of conservation of momentum, and this is the last topic of the chapter force and laws of motion. theoretical portion में ये last topic है. तो शुरू करते हैं हम लोग डिस्कशन करना. प्रीवियसली हम लोगों ने न्यूटन के सेकेंड लॉ ऑफ मोशन में मोमेंटम के बारे में डिस्कस किया था. यानी हर एक मूविंग बॉडी मोमेंटम पजेस करती है जो कि इक्वल होता है मास और वेलोसिटी के प्रोडक्ट के. यानी मोमेंटम का क्या फॉर्मूला निकल कर आया था? मोमेंटम इज इक्वल्स टू मास इनटू वेलोसिटी, और सिंबल के अकॉर्डिंग कहें तो P इज इक्वल्स टू m इंटू वी. अब इस मोमेंटम को कैसे कंजर्व किया जाए, यानी इस लॉ में जो कंजर्वेशन की बात की गई है, बचाने की बात की गई है, कांस्टेंट रखने की बात की गई है मोमेंटम को, वो कैसे है, किस बेस पर है. तो ये हम लोग एक एग्जाम्पल से समझते हैं. सपोज करो एक ट्रक है जो मूव कर रहा है अपनी वेलोसिटी के साथ. एक कार है जो स्टेशनरी है, यानी रेस्ट की पोजीशन में खड़ी हुई है. अब ट्रक ने पीछे से आकर कार को हिट कर दिया. ठीक है, ट्रक ने कार को हिट कर दिया तो क्या होगा? कार जो कि रेस्ट की पोजीशन में थी, जिसकी वेलोसिटी 0 थी, उसने वेलोसिटी गेन कर ली, यानी वेलोसिटी उसकी बढ़ गई. और हिट करने के बाद ट्रक है जो अपनी वेलोसिटी या स्पीड के साथ चल रहा था उतनी ही थोड़ी ना रहेगी, उसकी स्पीड भी डिक्रीज हो गई है ना, वेलोसिटी डिक्रीज हो गई. कार की वेलोसिटी इंक्रीज हुई है, ट्रक की वेलोसिटी डिक्रीज हुई है. ठीक है. अब प्रीवियसली हम लोगों ने देखा था कि मोमेंटम किसके बराबर होता है? मास और वेलोसिटी के प्रोडक्ट के. वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मोमेंटम की. वेलोसिटी अगर डिक्रीज होती है या इंक्रीज होती है तो उसका इफेक्ट मोमेंटम पर भी पड़ता है. मोमेंटम भी डिक्रीज या इंक्रीज होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. अब इस केस में यहाँ पर कार की जो वेलोसिटी है वो इंक्रीज हुई है. भाई 0 थी जब वो रेस्ट की पोजीशन में थी और अब वो इंक्रीज हो गई है हिट कर देने के बाद, आफ्टर कोलिजन यानी कि टकराने के बाद. ठीक है, कार की वेलोसिटी इंक्रीज हुई तो मोमेंटम भी क्या होगा? इंक्रीज होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. और इधर अगर ट्रक की बात करें तो ट्रक की वेलोसिटी डिक्रीज हुई है, भाई टकराने के बाद उसकी स्पीड थोड़ी कम हो गई तो मोमेंटम भी डिक्रीज हो गया. अब ये जो मोमेंटम में जो फेरबदल आया है, ट्रक का जो मोमेंटम है वो डिक्रीज हुआ है, कार का मोमेंटम इंक्रीज हुआ है. तो अगर टोटल मोमेंटम को अगर हम देखेंगे ना तो ये पाया गया कि टोटल मोमेंटम सेम ही है, कांस्टेंट ही है. जितना मोमेंटम बॉडी का था उतना ही है. यानी मोमेंटम लॉस्ट बाय ट्रक हैज बीन गेन बाय कार. जितना मोमेंटम, जितना मोशन, ठीक है, क्वांटिटी ऑफ मोशन ट्रक ने डिक्रीज किया है, कार ने उतना ही गेन कर लिया. तो इसका मतलब कोई लॉस ही नहीं हुआ. भाई एक ने लॉस किया तो दूसरे ने गेन भी तो कर लिया. तो टोटल मोमेंटम को अगर हम देखेंगे तो वो तो कांस्टेंट ही रहेगा, फिक्स ही रहेगा. ठीक है. तो इससे रिजल्ट क्या निकला कि मोमेंटम जो होता है वो ना तो क्रिएट किया जा सकता है और ना ही वो डिस्ट्रॉय किया जा सकता है. ठीक है. मोमेंटम कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड. ठीक है. तो ये है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम. यानी जब भी दो बॉडीज आपस में एक्ट करती हैं, ठीक है, तो टोटल मोमेंटम जो होता है वो कांस्टेंट रहता है. अब इस लॉ को प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम भी बोलते हैं. लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम एज वेल एज प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम. अब ये होता कैसे है, मतलब हम कैसे इसको प्रूव करें कि जितना मोमेंटम प्रीवियसली था उतना ही मोमेंटम बाद में भी है.
भाई कोलिजन से पहले जितना मोमेंटम गेन किया हुआ था बॉडी ने, उतना ही बाद में भी गेन किया हुआ है। तो उसके लिए हम डेराइव करेंगे एक फॉर्मूला जिससे क्लियर हो जाएगा कि मोमेंटम कांस्टेंट रहता है, फिक्स रहता है कोलिजन से पहले एंड कोलिजन से बाद में। तो निकालिए पेपर पेन, हम लोग शुरू करते हैं डेरिवेशन। सो हियर वी आर टू प्रूव लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम which says that momentum is neither created nor destroyed. मोमेंटम ना तो क्रिएट होता है ना ही डिस्ट्रॉय होता है, तो क्या होता है, वो कांस्टेंट रहता है। अब एक एग्जाम्पल से हम डेरिवेशन को कंप्लीट करते हैं। सपोज करो हमारे पास दो बॉडीज़ हैं, एक है हमारे पास यहाँ पर ये ट्रक और दूसरा है हमारे पास एक कार, जो कि अपनी अपनी स्पीड से अपनी अपनी वेलोसिटी के साथ एक सेम डायरेक्शन में लेट्स से ईस्ट की तरफ मूव कर रहे हैं। ट्रक भी और कार भी एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। अगर ट्रक के केस में हम मास को देखें, ट्रक का मास तो कितना होगा, लेट्स से m1 है और कार का मास है m2। अपनी अपनी वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं, तो इनिशियली इनकी जो वेलोसिटी है वो है, ट्रक के केस में है u1 और कार के केस में है u2। ठीक है। अगर मोमेंटम को देखें तो मोमेंटम जो इनिशियल मोमेंटम की अगर हम बात करेंगे तो प्रीवियसली हम लोग पढ़ चुके हैं कि मोमेंटम इज इक्वल्स टू होता है मास इनटू वेलोसिटी। ये होता है मोमेंटम का फॉर्मूला। तो यहाँ पर मास इनटू वेलोसिटी, m1 और u1 ट्रक के लिए हो गया इनिशियल मोमेंटम एंड m2 u2 कार के लिए होगा इनिशियल मोमेंटम। क्लियर। और अगर टोटल मोमेंटम हम देखें तो टोटल मोमेंटम इज इक्वल्स टू हो जाएगा ट्रक का मोमेंटम इनिशियल प्लस कार का मोमेंटम इनिशियल। ये आ गया। ठीक है। अब क्या हुआ कि पीछे से ट्रक ने कार को हिट कर दिया, यहाँ पर है ना इनकी टक्कर हो गई है, कोलिजन हो गया है। तो आफ्टर कोलिजन तो सारी चीज़ें बदल गई। ठीक है। चलो मास तो उतना ही था लेकिन वेलोसिटी तो उसकी चेंज हो गई होगी। ट्रक जो है उसकी वेलोसिटी डिक्रीज हो गई होगी, हिट किया है उसने, कार की वेलोसिटी इंक्रीज हो गई होगी। तो फाइनली अगर हम बात करें फाइनल वेलोसिटी की, ट्रक के केस में क्या हो गई v1। ठीक है। और कार के केस में टकराने के बाद v2, ये है हमारा v2। ठीक है। और अगर हम फाइनल मोमेंटम को देखें तो फाइनल मोमेंटम इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, मास इनटू वेलोसिटी। फॉर्मूला वही होता है लेकिन फाइनल वेलोसिटी। तो मास तो चेंज नहीं हुआ m1, फाइनल वेलोसिटी की वैल्यू हम यहाँ रखेंगे। ये ट्रक की है और कार का मास तो वही है m2 और फाइनली वेलोसिटी है v2। अब टोटल इसका भी करेंगे हम लोग। तो टोटल मोमेंटम कितना हो जाएगा फाइनल लेकर, तो m1 v1 प्लस m2 v2। तो हमारे पास यहाँ पर ये एक फाइनल मोमेंटम निकल कर आ गया है टोटल, और ये है हमारे पास इनिशियल मोमेंटम। अब ट्रक ने कार को हिट किया है। ठीक है। यानी ट्रक ने कार पर फोर्स अप्लाई किया होगा। भाई हिट कर रहा है तो फोर्स लगाया होगा। लेट्स से फोर्स जो ट्रक ने कार पर लगाया है दैट इज F1। तो बदले में कार भी तो फोर्स अप्लाई करेगी ट्रक पर। ठीक है। एक्शन हुआ है तो रिएक्शन भी होगा। यहाँ पर लेट्स से कार ने लगाया है F2 फोर्स। ठीक है। ट्रक ने जो फोर्स लगाया है F1, जिसकी वजह से कार की वेलोसिटी चेंज हो गई। ठीक है। कितनी हो गई, इनिशियल तो थी u2 और फाइनल हो गई v2। ठीक है। इसी फोर्स की वजह से थोड़े से टाइम में ये फोर्स लगा F1 और वेलोसिटी में चेंज आ गया। अब टाइम के साथ वेलोसिटी चेंज हो रही है तो कार एक्सेलरेट होगी। हमने पढ़ा है ना एक्सेलरेशन में। तो एक्सेलरेशन अगर कार की हम बात करें तो कार के केस में हो जाएगा एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा a2। ठीक है। कार के लिए हम 2 वैल्यू ले रहे हैं तो a2 इज इक्वल्स टू हो गया है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। वेलोसिटी में चेंज आना, टाइम के साथ आना चेंज। ठीक है। यहाँ पर टाइम।
अब चेंज कैसे निकालते हैं वेलोसिटी में? फाइनल में से इनिशियल को माइनस कर दो, तो A2 इज इक्वल्स टू V2 माइनस U2 अपॉन T। ठीक है, अब हमने पढ़ा है कि जो फोर्स होता है, हमें फोर्स कैलकुलेट करना है, ये F1। तो जो फोर्स होता है न्यूटन के सेकेंड लॉ ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग मास इनटू एक्सेलरेशन के बराबर होता है। ठीक है, मास इनटू एक्सेलरेशन के बराबर होता है। तो अगर हमें ये F1 फोर्स निकालना है तो हमें मास की ज़रूरत पड़ेगी और एक्सेलरेशन की ज़रूरत पड़ेगी। जो इस F1 फोर्स लगाने पर जो एक्सेलरेशन जनरेट हुई है कार में, उस एक्सेलरेशन की, तो वो भी हमारे पास है। तो निकालते हैं हम लोग F1 फोर्स। तो F1 इज इक्वल्स टू हो जाएगा मास, किसका मास? कार का, क्योंकि फोर्स लगाने पर कार में चेंजेस हुए हैं, जो कार में चेंजेस हुए हैं वो लिख लेंगे। तो कार का मास हो जाएगा m2 इंटू, तो जो यहाँ पर उसकी एक्सेलरेशन है वो एक्सेलरेशन है v2 माइनस u2 अपॉन t। तो ये वैल्यू किसकी आ गई है? ये है वैल्यू F1 की। ठीक है, अब सिमिलरली हमें F2 भी कैलकुलेट करना है। अब अगर हम F2 की बात करें, यानी कार F2 फोर्स लगा रहा है ट्रक पर, कार ने F2 फोर्स लगाया ट्रक पर, जिसकी वजह से उसकी वेलोसिटी चेंज हुई ना टाइम के साथ साथ। तो इसके लिए भी एक्सेलरेशन निकल जाएगा, ये भी तो एक्सेलरेट हुआ है ट्रक भी। तो एक्सेलरेशन A1 इज इक्वल्स टू क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। भाई एक्सेलरेशन का फॉर्मूला तो वही है। चेंज कैसे निकालें? फाइनल में से इनिशियल माइनस कर दो वेलोसिटी। फाइनल क्या है? V1 है, इनिशियल क्या है? U1 है। ठीक है, ये V है हमारा अपॉन T। क्लियर? अब यहाँ पर अगर हम F2 की वैल्यू निकालेंगे तो क्या होगा? मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है, तो मास क्या है? किसके मास? F2 फोर्स जिस पर लग रहा है, किस पर लग रहा है? ये ट्रक पर लग रहा है, तो ट्रक का मास इनटू एक्सेलरेशन ट्रक का ही। तो A1 इज इक्वल्स टू हो जाएगा, चलो यहाँ नीचे लिख लेंगे हम लोग वैल्यू, F2 इज इक्वल्स टू M1 इंटू A1 की वैल्यू रख दो अब, V1 U1 अपॉन T। हमारे पास यहाँ F2 भी आ गया है और F1 भी आ गया है। ठीक है, जो फोर्सेस पर एक्ट हो रहे थे। अब फोर्स जो एक्सर्ट किया है ट्रक ने, वो तो एक्शन है, बदले में रिएक्शन हुआ है कार का, है ना। न्यूटन के थर्ड लॉ ऑफ मोशन में हमने एक्शन रिएक्शन के बारे में पढ़ा है कि एवरी बॉडी यानी टू एवरी एक्शन हैज़ एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। हर एक एक्शन का इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन होता है। तो अगर ट्रक ने F1 फोर्स लगाया है ना किस पर? कार पर, तो कार भी उतना ही फोर्स, इक्वल ही फोर्स लगाती है, F2 फोर्स लगाती है, लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, अगर ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव है। ऑपोजिट डायरेक्शन में ये दोनों फोर्स आपस में एक्ट करेंगे, ये एक्शन के लिए और ये इसका रिएक्शन के लिए। ठीक है, अब जो हमारे पास यहाँ पर वैल्यूज़ हैं गिवन, वो हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे। F1 की वैल्यू यहाँ ये वाली और F2 की वैल्यू ये वाली। चलो लिखते हैं हम लोग। तो F1 की जगह हम लोग लिखेंगे M2 मल्टीप्लाई V2 माइनस U2 अपॉन T। क्लियर? और यहाँ पर F2 की जगह पर पहले माइनस साइन लगाएंगे, M1 मल्टीप्लाई V1 माइनस U1 अपॉन T। T से T कैंसिल, अंदर हम लोग यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे, ये पूरा एक है। M2 की मल्टीप्लाई करते हैं, तो M2 V2 माइनस M2 U2 इज इक्वल्स टू माइनस, ठीक है, M1 V1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो M1 U1। क्लियर? अब यहाँ पर ये V है यानी फाइनल के लिए सिंबल है, फाइनल वेलोसिटी, ये इनिशियल के लिए है। तो हम लोग फाइनल एक साथ ले आते हैं और इनिशियल एक साथ ले आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये तो ऐसे ही रहने देते हैं, M2 और V2। यहाँ ये हमारा माइनस का है, M1 V1 माइनस का है ना, इधर आएगा बराबर के तो प्लस का हो जाएगा, तो M1 V1। ठीक है, और यहाँ पर ये M2 U2 हमारा
माइनस का है और बराबर के इधर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो m2u2 प्लस m1 u1, ठीक है। ये फाइनल और ये दोनों इनिशियल। क्लियर? हम लोग इनको रीअरेंज भी कर सकते हैं। कैसे? m1 v1 पहले लिख लो, m2 v2 बाद में लिख लो। ऐसे ही m1 u1 पहले लिख लो और m2 u2 बाद में लिख लो। ये हो गया हमारा फाइनल मोमेंटम दोनों का, ठीक है। फाइनल मोमेंटम क्या है हमारा? m1 v1 प्लस m2 v2, m1 v1 प्लस m2 v2। तो ये हो गया हमारा फाइनल मोमेंटम। और इनिशियल मोमेंटम क्या है हमारा? m1 u1 प्लस m2 u2, m1 u1 प्लस m2 u2, ये हो गया इनिशियल, है ना बराबर। इनिशियल मोमेंटम हो गया ना प्रूफ। तो इस तरह से हम लोग टोटल मोमेंटम को कैलकुलेट कर लेते हैं और पता करते हैं या फाउंड करते हैं हम लोग कि मोमेंटम इज नीदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। कोलिजन से पहले और कोलिजन से बाद में सिमिलर होता है, ठीक है, बराबर होता है। आई होप आपको ये डेरिवेशन बिल्कुल अच्छे से समझ में आई होगी। बहुत छोटे से स्टेप्स हम लोगों को लेने हैं। पहले तो हम लोगों को फाइनल और इनिशियल को कर लेना है अलग अलग, ठीक है, दोनों के केस में। उसके बाद हम फोर्स को कैलकुलेट करके और न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन अप्लाई करके यहाँ पर वैल्यू रख लेते हैं।